अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज हमने यूनिट 3 स्टार्ट करना है जो है वेव्स। और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 में जो वेव फ्रंट है ना, इसे मैं डिफ्रैक्शन के साथ डिस्कस करूँगा। बाकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेव स्पीड सब डिस्कस होंगे। पॉइंट 4 भी डिस्कस होगा और 5 भी, 6, 7 ये दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके बाद जो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ये अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद जो लाइट वाले टॉपिक्स हैं उनमें हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज एक ही लेक्चर में ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स और इनके जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, आज हमने ये सब डिस्कस करने हैं वन बाय वन। आइए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेव होती क्या है। किसी भी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जब हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे एक पानी है उसमें आप एक स्टोन को थ्रो करें, वो एक डिस्टरबेंस है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे अराउंड जो एयर है, मेरी साउंड उस एयर में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रही है। या अगर मैं एक वॉल पर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करूँ, फेंकूँ, वो ऑब्जेक्ट जो है वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करे, तो वो भी एक डिस्टरबेंस है। और किसी भी डिस्टरबेंस के रिजल्ट में वहाँ पर कोई एक वेव एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है। सपोज़ ये पॉइंट P1 है, एनर्जी जो है P1 से मूव करके एनर्जी ने P2 तक जाना है। तो वेव बेसिकली वो व्हीकल है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएगी। एक व्हीकल है, एक मीडियम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो ये वेव के बारे में एक जनरल और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेव इज़ लाइक अ व्हीकल विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। मैं कुछ पॉइंट्स इसके लिख देता हूँ या डेफिनेशन में राइट डाउन कर देता हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये वेव की एक डेफिनेशन है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है मैकेनिज़्म, लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करता। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप एक सनलाइट में खड़े हैं। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि सनलाइट आपको पुश कर रही है, पुल कर रही है, आपको धक्का दे रही है कि चल भैया यहाँ से चल, यहाँ नहीं खड़े होना आपने? या कभी आपने कोई एक व्हीकल है, कार है, किसी जगह पे पार्क की है, सनलाइट की वजह से कार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, आप कहें जी ओहो मैंने तो कार यहाँ पर पार्क की थी, सनलाइट ने एक कार दूसरी तरफ पार्क कर दी। कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं। क्यों? सनलाइट एनर्जी है और ये वेव की फॉर्म में आती है, और जो वेव है वो कभी भी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगी, और एटॉमिक लेवल पर मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करती है। ये ए लेवल्स में जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट आपने ये जो है ना याद रखना है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। अच्छा जी, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक डेफिनेशन हैं, वो डिस्कस करके फिर हम अपने ना मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अब वेव ने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना, तो सम टाइम्स वेव को मीडियम रिक्वायर होता है, सम टाइम्स वेव्स को मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हमने वेव्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स, ये डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देना है। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ठीक है, डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा, जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैं। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, एक टीचर आपको टीच कर रहे हैं, तो जो टीचर की साउंड है ना,
वो आप तक जो पहुंच रही है वो बेसिकली एक मीडियम के थ्रू पहुंच रही है, और वो मीडियम जो है एयर है। अगर रूम में एयर ना हो तो टीचर की जो साउंड वेव्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स की एक एग्जांपल है जिससे मीडियम रिक्वायर होता है। ये मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है। दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं जो सन से आ रही हैं, ठीक है, मेन सोर्स सन है। देखें, सन और अर्थ के दरमियान जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेडिएशन, जो सन और अर्थ के दरमियान जो है वो एक वैक्यूम, एक स्पेस है। उस वैक्यूम में से साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन सनलाइट जो वो फिर भी हम तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर नहीं होता। तो डोंट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो इस वजह से जो साउंड वेव्स हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट है वो सन से अर्थ तक पहुंचती है वैक्यूम के थ्रू। तो इन्हें चूँकि मीडियम रिक्वायर नहीं होता इसलिए वैक्यूम में से पास हो जाती हैं, पास करके इजीली अर्थ तक ये पहुंच जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हमने ये वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें देखें दोनों वेव्स ट्रेवल करती हैं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हैं। कुछ को मीडियम रिक्वायर है, कुछ को मीडियम रिक्वायर नहीं है। तो जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है ना, उस वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव कह लें या इसको ट्रेवलिंग वेव कह लें। कुछ वेव्स ऐसे भी होती हैं जो ट्रेवल नहीं कर पाती, एक ही जगह पर बाउंड होती हैं, उन्हें स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। वो भी आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी हम सिर्फ ट्रैवलिंग वेव को डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये दोनों ही ट्रैवलिंग वेव्स की एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, एग्जांपल नहीं टाइप्स कह सकते हैं हम। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव वो होती हैं जो अपने मीडियम से जनरेट होने के बाद मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अवे फ्रॉम द मीडियम। तो ये ट्रैवलिंग वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहली हैं ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये बच्चों मैं अब कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ, उन इमेजेस से मैं एक्सप्लेन करूँगा इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को वन बाय वन, फिर हम इनके आगे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई एक स्ट्रिंग है, मतलब इस तरह की एक रोप है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसको मैंने एक तरफ एक हाथ से पकड़ा हुआ है और सेकंड पर इसको एक क्लिप के साथ यहाँ पर अटैच किया हुआ है। एक हैंड इसका हमने बाउंड किया है, दूसरे हैंड से हमने इसको पकड़ा हुआ है। अब अगर इसमें रोप को, ये वाली रोप की इनिशियल इसकी पोजीशन है ये आफ्टर मूवमेंट है। अगर मैं इस रोप को यहाँ से पकड़कर पहले अपवर्ड जर्क दूँ, अपवर्ड मूव करवाऊँ, फिर इसको डाउनवर्ड मूव करवाऊँ लाइक दिस, तो इस रोप के ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्ज़र्व करेंगे हम कि जब इस रोप को हम अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो ये जो रोप है इसके ये कभी अपवर्ड मूव कर रही है, कभी ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। यानी इस रोप को अगर हम एक पार्टिकल कह लें तो पार्टिकल की मोशन जो है, यानी रोप की मोशन कभी अपवर्ड हो रही है, कभी इसकी मोशन डाउनवर्ड हो रही है। लेकिन जो वेव जनरेट हो रही है देखें वो किस तरफ जा रही है। अगर आप ये वेव को देखें तो वेव जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जो एरो यहाँ पर लगा है, और ये वेव यानी एनर्जी यहाँ से मूव करती करती यहाँ तक पहुँचेगी। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी वेव जनरेट हुई है जिसमें पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
और वो वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको इमेज से इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसकी डेफिनेशन हम राइट डाउन करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है जिसमें वेव मोशन और पार्टिकल की जो मोशन है, जो रोप की मोशन थी जिस तरह, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और इसकी जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कुछ राइट डाउन करता हूँ। ये बच्चों इसकी 3 एग्जांपल्स हैं कि जो वाटर वेव्स होती हैं वाटर के सरफेस पर, वो भी ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव यानी कि यूँ होती है। अभी ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये अभी हमने डिस्कस करने हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। दूसरी होती हैं सेस्मिक वेव्स, जिससे ये अर्थक्वेक आता है। और वो जो सेकेंडरी सेस्मिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। प्राइमरी जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल है, हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना, जो सनलाइट है सारी, ये सब के सब जो हैं ट्रांसवर्स होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अप एंड डाउन जर्क करते हैं या हिलाते हैं तो उससे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये बेसिकली स्प्रिंग है। स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पर उन्होंने ज़रा एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो किया, कॉइल कुछ इस तरह की होती हैं, इनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये अटैच है। ठीक है, अब देखें ये हैंड जो है इसने स्प्रिंग को किस तरह प्लग करना है, किस तरह मूव करवाना है। अगर मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के इसे मैं पुल करूँ अपनी तरफ इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्प्रिंग के ये जो लूप्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। और जब मैं इनको रिलीज़ करूँगा, पुश करूँगा, तो ये जो लूप्स हैं एक दूसरे के करीब चले जाएंगे, क्लोज जाएंगे, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो पुल एंड पुश की मोशन है ये बैक एंड फोर्थ मोशन है। और जब बैक एंड फोर्थ मोशन करवाएंगे तो एक सीरीज़ बनेगी लूप्स की, जिसमें सम टाइम्स लूप्स एक दूसरे से अवे होंगे जैसे ये वाले हैं, सम टाइम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज़र होंगे जैसे ये वाले हैं। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होते हैं। तो इस पैटर्न की जो वेव जनरेट होगी ना, वो वेव बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाएगी। इसमें देखें कि जो स्प्रिंग एक दूसरे से अवे जा रहे हैं या करीब जा रहे हैं उनकी मोशन भी ये वाली है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसकी मोशन भी ये है जो एरो शो हो रहा है। तो स्प्रिंग के लूप्स की मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इस तरह की जो वेव है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में हमने इसको अप एंड डाउन मूव करवाया था, और लॉन्गिट्यूडिनल में इस ऑब्जेक्ट को हमने बैक एंड फोर्थ मूव करवाना होता है। ठीक है, अभी इसको अभी डिटेल में डिस्कस करना है, ये कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल में भी और ट्रांसवर्स में भी। अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती क्या हैं। तो आइए अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको राइट डाउन करते हैं। ये बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेफिनेशन है, जिसमें वेव की मोशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन की मोशन, यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल में आप हम लूप्स भी कह सकते हैं, उनकी मोशन पैरेलल होंगी। और इसके एग्जांपल साउंड वेव्स हैं, और जो सेस्मिक वेव्स हैं प्राइमरी, इनकी जो डायरेक्शन है वो भी बेसिकली पैरेलल होती है, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं, और उन पैरामीटर्स के साथ हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर हमने डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन आप लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों में लिख सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन मैं राइट डाउन करूँगा, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव्स जनरेट होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर ना डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं, कंप्लीट वेव्स आ सकती हैं, क्रेस्ट आ सकता है, ट्रफ आ सकता है, कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। मैंने इन जनरल जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है वो राइट डाउन की है। और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो होता है नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम
एन नंबर ऑफ़ वेव्स हैं और पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसका जो फॉर वन वेव, अगर एक सिंगल वेव है, सिंगल वेव के लिए एन की वैल्यू 1 होगी तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 डिवाइडेड बाई टी। मैं यहाँ पर कैपिटल टी लिखता हूँ। कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड है। एक वेव है ना, ये कंप्लीट वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, रिक्वायर होगा, वो टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आपने पढ़ा n बाई टी, एक फार्मूला पढ़ा 1 बाई टी फॉर वन वेव लेंथ। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट n जो है नंबर है, और टाइम का यूनिट सेकंड, 1/सेकंड या पर सेकंड। और इसका जो SI यूनिट है वो होता है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पर इसका SI यूनिट है, जिसको कैपिटल H और Z से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का ये SI यूनिट होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू। बच्चों ये जो वर्ड्स हैं ना, आपके जो मार्किंग स्कीम है ना कैम्ब्रिज की, उसमें कोई भी एक वर्ड यूज़ कर किया जा सकता है। आप एडजेसेंट लिख लें, सक्सेसिव लिख लें, कॉन्जेक्टिव लिख लें, कोई भी एक वर्ड आपने ना इनमें से चूज़ करना है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो आपकी डेफिनेशन बनेगी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जेक्टिव या एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। और ये क्रेस्ट ट्रफ अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, वो अभी सिर्फ डेफिनेशन हम डिस्कस कर लें। ये है फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। ये वाली जो है डेफिनेशन होगी फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और ये वाली डेफिनेशन होगी फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। इन जनरल आप कोई भी लिख सकते हैं। अमूमन जो क्वेश्चन है वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो वेवलेंथ की डेफिनेशन है हम यहाँ पर कौन सी लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ड है, यहाँ पर भी आप इन तीनों में से कोई एक वर्ड चूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एडजेसेंट लिखा है ताकि हमारी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। इस सिंबल का नाम होता है लैम्डा, ठीक है। और वेवलेंथ चूँकि डिस्टेंस है तो वेवलेंथ का यूनिट जो है वो होगा मीटर। SI यूनिट इसका मीटर है, उसके अलावा नॉन SI यूनिट्स भी इसके हो सकते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई वेवलेंथ की, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। बच्चों ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। इसमें ना मैं एक से ज़्यादा चीज़ें लिख रहा हूँ और साथ में आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है वो क्या राइट डाउन करना है। हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, आपने इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। हाइट ऑफ क्रेस्ट फ्रॉम इन रेस्ट पोजीशन या डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। तो ये एम्पलीट्यूड है। अब देखें हाइट जो है वो भी डिस्टेंस है, डेप्थ भी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है इसका यूनिट है जो है वो भी मीटर होगा। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट है वेव स्पीड। वेव स्पीड जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी तरह वेव स्पीड होगी कि वेव जो है एक यूनिट टाइम में या एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो वेव स्पीड होगी। और जो फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू डी बाई टी ना, इसमें मैं थोड़ा आपको ये बता रहा हूँ इक्वेशन बनती कैसे है, लेकिन जस्ट आपने जो एंड वाला फार्मूला वही देखना है। वेव का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली वेवलेंथ होती है, और ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड जो है वो 1/f के इक्वल होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v इज़ इक्वल टू हो जाएगा f लैम्डा। ये फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव का, और ये फार्मूला हर वेव के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ऑल वेव्स का मतलब है वो प्रोग्रेसिव हों, मैकेनिकल वेव्स हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हों, ट्रांसवर्स हों, लॉन्गिट्यूडिनल हों, हर वेव के लिए ये वाला फार्मूला जो है वैलिड होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और
ये स्टेप अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो ना सही, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन डेफिनेशन है और उसके बाद ये वाला पॉइंट बुलेट जो है और ये वाली जो बुलेट है, ये दो बुलेट्स आपने लाजमी करनी है। ये जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, कंपलसरी हैं, इनको आपने करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी हो गई, वेवलेंथ भी हो गई, वेव स्पीड भी हो गई, एम्पलीट्यूड भी हो गया जी। बेसिक डेफिनेशन हो गई हैं। जो वेव फ्रंट है वो हम डिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये क्रेस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इन सब के बारे में कुछ बता दूं, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखें, ये वेव ट्रांसवर्स है जिसमें ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, और ये कभी वेव जो है, पार्टिकल जो है वो रेस्ट पोजीशन से अपवर्ड जा रहे हैं, कभी डाउनवर्ड जा रहे हैं, कभी अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो ये वाले जो वेव है ये ट्रांसवर्स होती है। ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, ये वाला पॉइंट, ये होता है क्रेस्ट, और ये वाला जो पॉइंट है ये होता है ट्रफ। रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट का अपवर्ड का जो पॉइंट है वो क्रेस्ट होता है। डाउनवर्ड पॉइंट जो है उसकी रेस्ट पोजीशन से वो होता है ट्रफ, ठीक है। एक वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होती है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्रेस्ट और ट्रफ का आपको पता चल गया, ठीक है। अब सेकंड में हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था हाइट ऑफ अ क्रेस्ट फ्रॉम मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन से क्रेस्ट की जो हाइट है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पर, ये आपका होगा एम्पलीट्यूड। या मीन पोजीशन से जो डेप्थ है टॉप टू बॉटम, ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पर, ये वैल्यू आपके एम्पलीट्यूड की होगी, ठीक है। अब इसमें देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर आके एंड हुई, उसके बाद सेकंड वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक हुई आई। तो इसका मतलब इसमें दो वेव्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ़ वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आई हैं। सपोज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको अगर 1 सेकंड का टाइम लगा है, तो नंबर ऑफ़ वेव्स 2 हैं, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो कंसेक्टिव या सक्सेसिव क्रेस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है। ये पहला क्रेस्ट है, इसके बाद जो फ़ौरन अगला क्रेस्ट आएगा ना, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होती है। ये वाला ट्रफ या ये जो सेकंड वेव का ट्रफ है, दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होती है। यानी एक वेवलेंथ में दो क्रेस्ट आते हैं या दो ट्रफ आते हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू सेम होगी। अगर ये दो क्रेस्ट का डिस्टेंस अगर सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो ये दो ट्रफ का जो डिस्टेंस है ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये मैं क्रेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी क्रेस्ट है, ठीक है। तो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस आप कोई भी चूज़ कर लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो बच्चों यहाँ से आपने ट्रांसवर्स वेव के केस में देख लिया एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ क्या होते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल का केस। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के या ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज़र हैं, और कुछ हैं जहाँ पर एक दूसरे से फार अवे हैं। जहाँ पर ये क्लोज़र हैं इनको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर ये एक दूसरे से फार अवे हैं ये होते हैं रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से मिलकर जो वेव बनती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसका मतलब है कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कौन कौन से हैं। देखें, ये कंप्रेशन,
ये रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होती है लॉन्गिट्यूडिनल के केस में। दो कंसेक्टिव जो रेयरफेक्शन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है। कंसेक्टिव जो है पहले के बाद जो अगला आ रहा है ना, उनके दरमियान का डिस्टेंस, ये कंसेक्टिव होता है। ये नहीं होगा कि आप इसके और इसके दरमियान कहें वेवलेंथ है, ऐसा नहीं होगा, इसके दरमियान वेवलेंथ डबल हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी हमने मेन वेवलेंथ और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को देख लिया। यहाँ मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना है, सिंगल वेव। ये एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि सिंगल वेव है। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंगल वेव से रेलिवेंट। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर एंड हुई है। सिंगल वेव के केस में वेवलेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। एक सिंगल वेव की जो लेंथ होगी ना, वो भी वेवलेंथ होगी। यानी अगर ये 0 है, ये 5 है सेंटीमीटर्स में, तो इसका मतलब है जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से रेलिवेंट, उनमें हमने ना ये फिगर आउट करना होता है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यानी एक वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है। इनिशियल पोजीशन से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? हम इसे ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला ओ है, क्रेस्ट जो है उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। आपको क्रेस्ट ट्रफ का पता तो चल गया है, ओ ए बी सी डी। अब देखें, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो है λ/4, ओ से बी 2 λ/4, ओ से सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 λ/4, और ओ से डी 4 λ/4। यानी ये λ/4 है, ये होगा λ/2, ये 3 λ/4 और ओ से डी लैम्डा। तो इस तरह हमने इस वेव को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आता है क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो क्रेस्ट जो है उसका फेज जो है, उसका जो पाथ है, क्रेस्ट का जो पाथ है वो होता है λ/4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्रेस्ट होता है λ/4 पर, और जो ट्रफ है वो होता है 3 λ/4 पर। तो अगर क्रेस्ट से ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस आपने देखना हो तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रेस्ट टू ट्रफ डिस्टेंस जो है ये λ/2 होगा। यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस λ/2 होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये P2 में अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये यूज़ होते हैं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ना ये बता दिया सारा। और यानी अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखें, दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होती है ना, तो रेयरफेक्शन दो कंप्रेशन के दरमियान आ रहा है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा। जैसे क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस λ/2 है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का डिस्टेंस भी λ/2 होगा। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, ये क्रेस्ट ट्रफ है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, डायग्राम शोज अ लाउड स्पीकर दैट इज प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज इन एयर। विच डायग्राम बेस्ट शोज हाउ साउंड वेव्स कॉज मॉलिक्यूल टू मूव। अब देखें, लाउड स्पीकर में से जो साउंड वेव्स एमिट होनी है उनकी ये डायरेक्शन होगी, और साउंड वेव्स ने जब इस पार्टिकल से कोलाइड करना है तो साउंड वेव्स ने इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाना है। कभी ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन ये परफॉर्म करेगा। और इससे देखें कि बैक एंड फोर्थ मोशन में ऑप्शन होगा ए। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि अगर जो ये लाउड स्पीकर है मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ,
लाउड स्पीकर यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, ये लाउड स्पीकर अगर मैं यहाँ ले आया हूँ, अब साउंड वेव जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब आंसर क्या होगा सोचें तो, जिस तरफ ये साउंड वेव्स ने जाना है ना, उसने जिस तरफ साउंड वेव्स ने जाना है, इसने अपनी डायरेक्शन में इस पार्टिकल को बैक एंड फोर्थ मूव करवाना है। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उससे फिर डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये देख लेना है कि दो एरोज होंगे, एक बैक का और एक फोर्थ का। बैक एंड फोर्थ की वजह से दो एरोज होंगे, एक सिंगल एरो नहीं हो सकता, ये वैसे ट्रांसवर्स है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल फ्लोटिंग इन अ रिपल टैंक बिगिंस टू मूव वर्टिकली अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मोशन का मतलब ट्रांसवर्स वेव है, एज वेव पासिस बीनीथ इट। बॉल डजंट मूव हॉरिजॉन्टली, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ एनर्जी एंड वाटर आर ट्रांसफर्ड। हमने ये पढ़ा था कि जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ए ऑप्शन नहीं सही। बी में एनर्जी इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, ये भी गलत है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। सी में एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज़ नॉट, ये बात ठीक है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है और वाटर जो है, लिक्विड या मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसका मतलब है सी राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन है नीदर एनर्जी नॉर वाटर, ये भी गलत है, एनर्जी तो ट्रांसफ़र होनी है, तो इस केस में सी राइट ऑप्शन। डायग्राम शोज हाउ हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ रोप ट्रांसमिटिंग अ वेव वेरीज विद डिस्टेंस एट दैट इंस्टेंट। ये हाइट और डिस्टेंस का ग्राफ है। व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड? सबसे पहले देखें, वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये एम्पलीट्यूड है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो चूंकि ग्राफ है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपने देखने हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स काउंट करते हैं, चलें पहले ब्लॉक्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ब्लॉक्स हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एक ब्लॉक हमें कितनी सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो देखते हैं सबसे पहले। 40 से 60 तक, ये 0 से 20 भी आप कर सकते हैं, 40 से 60 भी कर लें। 40 से 60 सेंटीमीटर तक टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, यानी 20 मीटर की जो हाइट है इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? ये 10 ब्लॉक्स हैं, ये मैंने काउंट कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर की जो हाइट है उसमें 10 ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक जो है वो हमें कितने हाइट दे रहा है, कितने सेंटीमीटर्स दे रहा है? तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो एक ब्लॉक है वो हमें 2 सेंटीमीटर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और टोटल ब्लॉक्स जो हैं एम्पलीट्यूड में वो 17 है। तो एम्पलीट्यूड के केस में हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। बच्चों ये ना ज़रा वो जूम इन नहीं हो रहा, इसको ज़रा कोशिश कीजिएगा यहाँ से सारा आपको नज़र आ जाए। ग्राफ शोज हाउ हाइट ऑफ वाटर वेरीज विद डिस्टेंस अलॉन्ग द वेव। ये एक आपके पास गिवन डेटा है। विच ग्राफ शोज अ वेव विद ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड डबल है, हाफ द फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड। अच्छा जी, हमने बताना है कि इस ग्राफ को देखकर हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एम्पलीट्यूड इसे ट्वाइस हो, फ्रीक्वेंसी हाफ हो, स्पीड सेम हो। देखें सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है जी 4, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो 8 मिलीमीटर होना चाहिए। टोटल वेव्स कितनी हैं, यहाँ तक एक वेव है, यहाँ तक 2, तो टोटल वेव्स जो हैं वो 2 हैं, तो हाफ जो है वो 1, इसका मतलब है कि 1 वेव होनी चाहिए। स्पीड सबकी सेम होगी, अगर आप एफ लैम्डा से सॉल्व कर लेंगे ना तो स्पीड सबकी सेम होगी। तो अब आपने ये देखना है कि इनमें से एक सिंगल वेव किस में है, और उस सिंगल वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो होना चाहिए 8 मिलीमीटर। इसमें भी एक से ज़्यादा वेव, इसमें भी एक से ज़्यादा वेव, सी और डी।
सी में एक वेव है लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत कम है, 2 है, ये भी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड भी 8 है और एक सिंगल वेव है, इसका मतलब है वेव फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, तो डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी है, इसको ज़रा बड़े आपने ना टेंशन के साथ अंडरस्टैंड करना है। अ वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस 12 वेवलेंथ्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड। स्पेसिंग बिटवीन फर्स्ट crest and third crest is 60 centimeter. What is the speed of the wave? वेव की स्पीड का फॉर्मूला है v इक्वल्स एफ लेमडा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी में ही फ्रीक्वेंसी है, इसी में वेवलेंथ है। देखें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम। 12 वेवलेंथ्स नंबर है और t टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 12/10 और 12/10 1.2 भी आप लिख सकते हैं। सेकंड है वेवलेंथ। ये जो स्पेसिंग है ना क्रेस्ट की, ये हमें वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन देगी। कैसे? स्पेसिंग बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्रेस्ट इज 60 सेंटीमीटर। अगर ये होता फर्स्ट एंड सेकंड क्रेस्ट तो 60 सेंटीमीटर ही वेवलेंथ होती। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जितने क्रेस्ट उसने कहे हैं आपने उतने क्रेस्ट जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। 3 क्रेस्ट उसने कहे हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड यानी 3 क्रेस्ट, तो हमने उतने ड्रॉ कर लेने हैं। और बल्कि इसको मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे, ये इधर ड्रॉ करता हूँ मैं। ये फर्स्ट क्रेस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि इनमें कितनी वेवलेंथ्स हैं। दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस वेवलेंथ होता है ना, तो हम देखेंगे कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो ये मेरे सॉल्व करने से पहले पहले आप मुझे बता दें, आप अपने माइंड में लेकर आएँ, शाबाश। इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक का डिस्टेंस एक वेवलेंथ और इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट का डिस्टेंस एक वेवलेंथ। किसी भी दो कंसेक्टिव क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 60 सेंटीमीटर है ये 2 वेवलेंथ्स के इक्वल है, विच एम्प्लाइज लैम्डा जो है वो होगा 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या नहीं करना, तो ये ऑप्शन जो हैं वो आपको बताएंगे। ये देखें आंसर जो है ऑप्शन में ये सेंटीमीटर में है, तो ये 30 सेंटीमीटर आप एज इट इज़ इसको प्लेस करेंगे और इसको जब कैंसिल किया और मल्टीप्लाई किया तो सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं जिसमें आपको एक से ज़्यादा क्रेस्ट बताए हैं तो आपने उतने क्रेस्ट ड्रॉ कर लेने और फिर देखने हैं उनमें कितनी वेवलेंथ्स हैं, वहाँ से आपको वेवलेंथ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है। अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन तो डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक वेव से रेलिवेंट। इसमें हमने वेव्स की टाइप्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके अलावा जो इसके फीचर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। आप इसकी रीडिंग करें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। कोई इशू हो तो मेरे साथ उससे आप लाजमी डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।